जय हिंद दोस्तों, न्यूटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ज़िंदगी मिलती है हिम्मत वालों को और खुशियाँ मिलती है तकदीर वालों को। ज़िंदगी मिलती है हिम्मत वालों को, खुशियाँ मिलती है तकदीर वालों को, और प्यार मिलता है दिल वालों को, और आप जैसे दोस्त मिलता है नसीब वालों को। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री टॉपिक के बारे में। जो दोस्तों हम लोग लघुतरीय प्रश्न PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, जो हम लोग 80 तक कर चुके थे। तो दोस्तों आज हम लोग 81 से करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 है, अकबर की सूल ए कुल की नीति क्या थी। तो दोस्तों अकबर की सूल ए कुल की जो नीति थी वो धर्म से रिलेटेड थी। इनका निर्देश अकबर को जो सूल ए कुल का नीति अपनाने का निर्देश जो दिए थे वो अबुल फजल ने दिए थे। तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे, अच्छा से समझेंगे, ताकि आप लोग के पूरा बढ़िया से समझ में आ जाए। तो अकबर ने सूल ए कुल की नीति अपनाई, इसका अर्थ होता है कि सबसे शांति बनाए रखने का सिद्धांत। अबुल फजल सूल ए कुल की नीति अपनाने का निर्देश दिए गए थे। ठीक है, तो बताइए सूल ए कुल का नीति अपनाने का निर्देश अकबर को किसने दिया था। तो याद रखेंगे अबुल फजल ने दिए थे। तो दोस्तों सभी तरह की शांति के स्रोत के रूप में बादशाह अपनी सभी धर्मों समूहों से ऊपर होता है। यानी कि जो बादशाह थे अकबर, वो सभी धर्म के समूहों से अलग थे, लेकिन अकबर ने सोचा कि भाई सबका अपना अपना धर्म मानने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, ये अच्छा बात है। धर्म के प्रति विरोध भी नहीं करना चाहिए। जो जिस धर्म को मानता है हमें उस धर्म को में सहयोग करना। हाँ ठीक है भाई, तुम्हारा भी धर्म सही है, हमारा भी धर्म सही है, सबको सहयोग करना चाहिए। इनके बीच मध्यस्थ करता था तथा यह सुनिश्चित करता था कि न्याय और शांति बनी रहे। अकबर चाहते थे, अकबर एक राजा थे और राजा जो होते हैं उसके अंतर्गत जो राज करते हैं तो अलग अलग धर्म के लोग मानने वाला रहेंगे। तो अकबर एक राजा है तो उसको माइंड में तो ये चलना चाहिए वे नहीं, सबको धर्म का अलग अलग है, सब अपना अपना धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। तो वो चाहते थे सूल ए कुल में यूं तो सभी धर्मों और मतों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। सूल ए कुल की नीति जब ये दी उन्होंने तो ये सभी लोगों से बोले कि ठीक है, अब आप लोग अपना अपना धर्म को मान सकते हैं, पूर्ण रूप से आपको अपना धर्म को मानने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता आपको दे दिया गया है। किंतु उसकी एक शर्त थी कि वे राज सत्ता को क्षति ना पहुंचाएंगे। लेकिन अकबर ने बोले कि देखिए हम आपको धर्म मानने के लिए स्वतंत्रता दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके धर्म के चक्कर में हमारा राजगद्दी यानी हमारा सत्ता पर कोई हानि ना पहुंचना चाहिए। अगर आप लोग के धर्म के चलते अगर आपस में कोई विवाद होता तो आप लोग आपस में लड़िए, लेकिन आप लोग आपस में लड़के ही सुलझा लीजिए। समझ गए, हमारे गद्दी से आपको कोई दिक्कत ना होना चाहिए, धर्म के चलते हमारा गद्दी नुकसान ना हो, हमारा सत्ता नुकसान ना हो, समझ गए, हानि ना पहुँचे। तो अथवा आपस में ही लड़ेंगे। तो आप लोग ये चीज़ को बहुत बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों की चर्चा करें। दोस्तों धार्मिक कारण लिखना बहुत सिंपल है। उत्तर में लिखेंगे कि 1857 के विद्रोह का धार्मिक कारण कारतूसों में लगी सुअर और गाय की चर्बी थी। तो दोस्तों धार्मिक कारण का सबसे पहले कारण जो बना था वो कारतूसों को लेकर के। कारतूसों में जो था वो गाय और सुअर के चर्बी लगा हुआ रहता था, जिसमें क्या होता था तो बताइए, अगर हिंदू लोग यानी हिंदुस्तानी लोग यदि कारतूसों यानी कि जो गाय और सुअर के चर्बी जो लगा रहा है तो वो कारतूसों का नियम था कि न्यू एनफील्ड राइफल में उसको डालने से पहले वो क्या करना पड़ता था, बारूद को अपने दांत से फाड़ना पड़ता था, उसके बाद बारूद को भरना पड़ता था। तो बताइए अगर हिंदुस्तानी लोग वो गाय के चर्बी में वो डुबाया हो जो कारतूस है अगर वो दांत से लगाएंगे तो उनका धर्म नष्ट होगा। क्योंकि हिंदुस्तानी लोग जो है से हिंदू लोग जो क्या मानते हैं, गाय को देवता मानते हैं भाई, ऑब्वियसली मानते हैं। और उसने से पूर्व कारतूस को दांत से छीलना पड़ता था। तो इससे मुसलमान भी भड़क गए, काहे कि उन लोग सुअर को मतलब कि बोलते तक नहीं, सुअर उन लोग के लिए बहुत बड़ा धर्म के लिए था, वो विरुद्ध था। और हम लोग के लिए गाय के चर्बी वाला जो था उनको लिए हम लोग का धर्म नष्ट कर रहा था, उन लोग के भी धर्म नष्ट हो रहा था और हम लोग के भी इन लोग को नष्ट कर रहे थे। ये अंग्रेजों ने ऐसे किए थे, समझ गए। तो दांत से छीलना पड़ता था। हिंदू और मुसलमान दोनों ही गाय और सुअर की चर्बी को अपने अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे। भाई समझेंगे ही, भाई मुसलमान लोग भी समझेगा, हिंदू लोग भी समझेंगे, अतः उनका भड़कना स्वाभाविक था। भड़केगा ही, जो ना भी भड़कने वाला रहेगा ये ऐसा कांड ही कर रहा था अंग्रेज की, भड़क जाएगा, समझ गए। तो इस प्रकार से
अब हम लोग 26 फरवरी 1857 ईस्वी को बहरमपुर में बंगाल के सैनिक ने विद्रोह कर दिया। भाई हम नहीं तुम्हारा गोली यूज करेंगे, न्यू एनफील्ड राइफल बंदूक जो वो हम नहीं यूज करेंगे भाई, इसमें हमारा धर्म नष्ट हो जा रहा है। कहा कि कारतूस लगाते हैं तो भाई उसमें गाय के चर्बी उस डुबा हुआ है और उसे हम कभी नहीं ये करेंगे। इसी के बीच में इन्होंने सबसे पहले बंगाल की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने नए कारतूस प्रयोग करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, भाई हम नहीं उपयोग करेंगे। और 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 2 अंग्रेजी अधिकारियों को मार डाला। एक के मारा जिसका नाम था मेजर हुसैन, जो गोली से मार दिया, और दूसरा के नाम था लेफ्टिनेंट बाग, उस ससुरा को तलवारे से काट दिया। समझ गए। और इन्होंने एक नारा दिया, मारो फिरंगी को। समझ गए, मारो फिरंगी को नारा दिए थे मंगल पांडे। बाद में उसे पकड़कर फांसी दे दी गई। सिपाहियों का निर्णायक विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हो गई थी। लेकिन मंगल पांडे ने तो अपने धर्म को बचाने के लिए इन्होंने अपना जान, कहते हैं कि लड़े वो वीर जवानों की तरह ठंडा खून फौलाद हुआ, लड़े वो वीर जवानों की तरह ठंडा खून फौलाद हुआ, मरते मरते मार गिराएं तब भी देश आज़ाद हुआ। तो हमारे देश आज़ाद होने के लिए ये नहीं कि महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, समझ गए, मोतीलाल नेहरू, ये सब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बहुत सारे नेता, ये सब नहीं, भगत सिंह, सुखदेव गुरु, इससे पहले भी 1857 क्रांति मंगल पांडे, वो भी हमारे देश को आज़ाद दिलाने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाए थे। समझ गए। उन्होंने, अंग्रेजों तो हमारे धर्म को नष्ट करने पर तुल गए थे, लेकिन देखिए मंगल पांडे ने उसको माना ही नहीं। समझ गए। अब हम लोग आगे आते हैं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखे। तो दोस्तों लिखेंगे उत्तर में, संथाल विद्रोह एक ऐसा विद्रोह है जो सरकारी अधिकारियों, जमींदारों, व्यापारियों तथा महाजनों द्वारा शोषित होकर संथालों ने विद्रोह कर दिया। समझ गए। यह विद्रोह हुआ था 1855 से 56 में प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिंधु तथा कान्हू ने किए थे। याद रखिएगा दोस्तों, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो सिंधु तथा कान्हू ने किए थे। समझ गए। विद्रोही गतिविधियों के तहत संथालों ने जमींदारों तथा महाजनों के घर लूटा, खदानों को छीना। सरकारी अधिकारियों ने विद्रोह को दबाने के लिए मारपीट करके उनका दमन प्रारंभ किया, जिससे ये विद्रोही और अधिक उग्र हो गए। सिंधु तथा कान्हू को संथालों ने ईश्वर के भेजे हुए दूत माना और इन्हें विश्वास था कि ये शोषण से मुक्त दिलाएंगे। तो सिंधु और कानून ने भी बहुत बड़ा इन्होंने काम किए कि भाई जमींदारों, महाजनों, सरकारी जितना अंग्रेज था वो ज़बरदस्ती, वो लूट मार इस प्रकार के, तो सिंधु और कानून ने नेतृत्व करके ये सब चीज़ों से मुक्त करवा दिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का असफलता के 4 कारण लिखे। तो दोस्तों 1857 की क्रांति जब इतना बड़ा क्रांति हुआ था, समझ गए, इतना अंग्रेज पिटाया था 1857 की क्रांति में, तो बताइए भारत उस समय आज़ाद क्यों नहीं हो पाया, उसमें तो हो जाना चाहिए। तो आप लोग हम बताते हैं कि 4 कारण क्या था, वो देखिए असफलता के। तो लिखेंगे उत्तर में, 1857 के विद्रोही में भारतीय जनता ने जी जान लगाकर संघर्ष कर अंग्रेजों का सामना किया, किंतु कुछ कारणों से इस विद्रोह में भारतवासियों को असफलता मिली। इस असफलता के निम्नलिखित 4 कारण थे। पहला कारण लिखेंगे कि यह विद्रोह निश्चित तिथि से पहले आरंभ हो गया। इसकी तिथि 31 मई निर्धारित की गई थी, किंतु यह 10 मई को शुरू हो गया। तो दोस्तों 1857 की क्रांति का पहला कारण यह था कि जो तिथि इन लोगों ने निर्धारित जो किए थे वो 31 मई को किए थे, और इन्होंने क्या किए कि इन लोग ने धैर्य रख भी नहीं पाए और ससुरन अंग्रेज को मारने के लिए तुरंत 10 मई को तैयार हो गया, हम अंग्रेज के छोड़ेंगे नहीं, जितने खा जाएंगे, हम लोग को बहुत मारा। मंगल पांडे, ये वो पूरा सिंधु कानून ने पूरा संताल विद्रोह, तो इन्होंने सोचे कि भाई अब हम लोग के रुकना ठीक नहीं है, अब हम छोड़ेंगे नहीं, हम अंग्रेजों को बड़ी मारेंगे। तो 31 मई से पहले इन्होंने 10 मई को क्या कर दिया, 1857 क्रांति शुरू कर दिया था। समझ गए। तो पहला कारण यह रह गया कि डेट जो निर्धारित है उससे पहले आंदोलन शुरू कर दिए, जिसके कारण ये असफलता का पहला कारण हो गया। दूसरा, यह स्वतंत्रता संग्राम सारे भारत में फैल गया।
परिवहन तथा संचार के अभाव में भारतवासी इस पर पूर्ण नियंत्रण ना रख सका। अब बताइए कि अब 31 मई के जो निर्धारित था वो 10 मई को हो जाएगा, तो क्या परिवहन तथा संचार में अभाव में कमी होगा कि नहीं? एकदम 100% होगा, जो पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं रख पाए थे। अब आगे दोस्तों हम लोग 3 में लिखेंगे कि भारतवासी के पास अंग्रेजों के मुकाबले हथियारों का अभाव था। जितना अंग्रेजों के पास हथियार था उतना हथियार भारतवासियों के पास नहीं था। तो असफलता का 1857 की क्रांति का असफलता का ये तीसरा कारण था, जो अंग्रेजों के पास हथियार बहुत ज़्यादा थे और भारतवासियों के पास हथियार बहुत कम थे। दोस्तों 4 में लिखेंगे कि भारत में कुछ वर्गों ने इस विद्रोह में सक्रिय भाग नहीं लिया था। कुछ भारतीय ऐसे थे जिन्होंने साथे नहीं दिए भारत के, यानी कि वो अंग्रेजों तरफ 1857 क्रांति भाग नहीं लिए, समझ गए। तो इसका चौथा कारण ये भी था। तो हम लोग 4 कारण दोस्तों इस प्रकार से लिख देंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का जीवन वृत्त लिखे। तो रानी लक्ष्मीबाई ने तो भी बहुत बड़ा बड़ा काम किया। तो कहा जाता है कि मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा कल्पना हो या किरण मैरी, मदर टेरेसा कल्पना हो या किरण मैरी, असंभव क्या है इस दुनिया में जो लड़कियां कर नहीं सकती। तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई एक लड़की होकर के अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए थे, नाक में दम करके दर्द दिए थे। इतना मार मारी थी रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के कि मत कहिए। अंग्रेज को भागने के लिए जगह नहीं था। इतना इन लोगों को मारे थे अंग्रेज को कि अंग्रेज के महारानी को भारत में आना पड़ गया था, समझ गए। एक लड़की होकर के अंग्रेजों को बड़ी मार मारते, लसार लसार के मारे थे। अगर कोई सबसे ज़्यादा पिटाया है ना तो अंग्रेज ने बहुत पिटाया है, समझ गए। वो भी एक लड़की से बहुत पिटाया जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई, बहुत मार मारी थी। चलिए हम लोग आते हैं, अब लिखेंगे उत्तर में। रानी लक्ष्मीबाई झांसी उत्तर प्रदेश की रानी थी। अपनी संतान ना होने पर उसने एक बच्चे को दस्तपुष्ट दामोदर राव के रूप में गोद लिया था। तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र ना होने के कारण, हालांकि पुत्र तो हुआ था इनको, लेकिन अंग्रेजों ने ससुरा मार दिया था, समझ गए, इन्होंने मरवा दिया था। तो रानी लक्ष्मीबाई का पुत्र ना होने के कारण इन्होंने दस्तपुष्ट लिया था, उनका नाम था दामोदर राव। तो रानी लक्ष्मीबाई गोद लिए पुत्र की क्या नाम था? रानी दामोदर राव, समझ गए। तो बताइए अंग्रेजों उस समय का डलहौजी था, डलहौजी का हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। डलहौजी ने कहा कि भाई रानी लक्ष्मीबाई की कोई अपना पुत्र नहीं है तो हम उसका दस्तपुत्र लेने ही नहीं देंगे, उसको गोद लेने नहीं देंगे, दामोदर उसका बेटा नहीं हो सकता, उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, समझ गए। झांसी का उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन अंग्रेजों ने उसको उत्तराधिकारी की घोषणा को अधिकार का मान्यता ही नहीं दिया। हम मानेंगे ही नहीं, जब तक झांसी की रानी का असली पुत्र नहीं रहेगा तब तक हम मानेंगे नहीं, हम इसको बनने नहीं देंगे उत्तराधिकारी। इस प्रकार से इसी कारण वह 1857 के विद्रोह के दिनों में अंग्रेजी सेनाओं से लड़ पड़ी और उसने नाना साहब से विश्वसनीय सेनापति तात्या टोपे और अफगान सरदारों की मदद से ग्वालियर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अंत में कालपी के स्थान पर वह अंग्रेजों ने संघर्ष करती हुई वीर गति प्राप्त हो गई। फिर झांसी की रानी क्या हो गई? वो अंग्रेज से लड़ते लड़ते वो वीर गति प्राप्त हो जाती है। उसकी वीरता सभी के लिए प्रेरणा मानी जाती है। तो दोस्तों कहा जाता है कि अब ना हो मुल्क में कोई दंगा कभी, अब ना हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली ना हो अब गंगा कभी, आओ हम सब मिलकर खाएं कसम, झुकने ना देंगे अब ये तिरंगा कभी। आइए क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए? तो दोस्तों उत्तर में लिखेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति का परिणाम। 1857 ईस्वी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध भारतीयों का असंतोष क्रांति के रूप में प्रकट हुआ। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसी के बाद 1858 ईस्वी में एक घोषणा के द्वारा यह कहा गया कि भारत का शासन ब्रिटिश महारानी के नाम से होगा। तो दोस्तों आप लोग 1857 की क्रांति का परिणाम आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा, समझ गए। 1857 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध भारतीयों ने असंतोष क्रांति के रूप में प्रकट हुआ। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1857 की क्रांति को ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति को, ठीक है। अब हम लोग आते क्वेश्चन नंबर 87 ये लास्ट और ये आखिरी क्वेश्चन। विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषताएं बताएं। तो उत्तर में लिखेंगे विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है।
इसका निर्माण नगर के केंद्र में नौवीं या 10वीं शताब्दी में किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद उसे बड़ा करवाया। 2 में लिखेंगे दोस्तों कि मंदिरों के दीवारों पर शिकार करने, नाच या युद्ध की जीत के जश्न मनाने के सुंदर दृश्य दिखाए गए। तो आप लोग विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषताएं इस प्रकार से लिख दीजिएगा। तो आइए दोस्तों एक थोड़ा सा हंसी वाला एक शायरी हो जाए। फायर को आग कहते हैं, कोबरा को नाग कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं, जो बने काम को बिगाड़ दे उसे मेरे दोस्त का दिमाग कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।